अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिन बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो नोन एज कॉन्ड्रियोसोम एंड दे आर द सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का जो दूसरा नाम है वो कॉन्ड्रियोसोम भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। दे आर द सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन हम करते हैं ना, अब रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है उसका मरकज यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसीलिए याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल का है, प्रोकैरियोटिक के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इंट्रोडक्शन के बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इट कंटेन आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को मैं आपको डायग्राम से यहाँ थोड़ा समझाता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये जो हमने बनाई ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है, जबकि अंदर की तरफ जो ये लाइन नजर आ रही है ये इनर मेम्ब्रेन है। अब आउटर मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन के मुकाबले में अगर कंपेयर किया जाए तो इनर मेम्ब्रेन आपको काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर नजर आएगी और आउटर मेम्ब्रेन आपको स्ट्रेट नजर आएगी। तो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, फ्लैट है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, इरेगुलर है। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर रही है, मुख्तलिफ किस्म के पार्टीशन बना रही है, इरेगुलर इनकम्प्लीट पार्टीशन बना रही है। जो पार्टीशन ने बना है छोटा छोटा, अब ये कंप्लीट पार्टीशन तब होता ना, कंप्लीट पार्टीशन तब होता जब इस तरीके से सेपरेट होता, एक पार्टीशन दूसरे पार्टीशन से मुकम्मल अलग होता। लेकिन ये पार्टीशन जो है वो क्या है, एक तो छोटे बड़े, ये बड़ा ये छोटा ये छोटा, ये तो इरेगुलर है और इनकम्प्लीट है। इसको इसके दरमियान कनेक्शन है, पार्टीशन है, लेकिन ये पार्टीशन मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल तब होता जब मुकम्मल तौर पे मेम्ब्रेन ने इसको क्लोज करके रखा होता। तो हमने कहा कि इनर मेम्ब्रेन इरेगुलर इनकम्प्लीट जो पार्टीशन बनाती है उसे हम कहते हैं क्रिस्टी। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इरेगुलर इनकम्प्लीट पार्टीशन विच इज नोन एज क्रिस्टी। तो क्रिस्टी जो है ये इरेगुलर इनकम्प्लीट पार्टीशन को कहते हैं। और जो बीच में जो डार्क कलर से जो हमने ये फ्लैट किया हुआ ना, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अंदरूनी तौर पर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इनकी जो है वो ऑक्सीडेशन, प्रोटीन, इनकी ऑक्सीडेशन करने की सलाहियत रखते हैं। तो आइए माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमने आउटर मेम्ब्रेन की बात की। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट इज रेगुलर इन शेप। ये आउटर कवरिंग है और ये क्या है, रेगुलर है। इनर मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं। इट इज द इनर कवरिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज इरेगुलर इन शेप। इनर कवरिंग है जो कि शेप के लिहाज से इरेगुलर है। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म इरेगुलर इनकम्प्लीट पार्टीशन कॉल्ड क्रिस्टा। इनर मेम्ब्रेन जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, वो इरेगुलर इनकम्प्लीट पार्टीशन बना रहे जिसे कहते हैं क्रिस्टा। कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मैंने आपको फर्क बताया था। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इट इज द इनर पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच कंटेन एंजाइम्स for the, not on the, this is for the oxidation of carbohydrate, lipid and protein। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की ऑक्सीडेशन करने की सलाहियत रखते हैं। और याद रखिएगा सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, इसी वजह से इसे पावर हाउस ऑफ सेल का भी नाम देते हैं। आगे हम बात भी करते हैं। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अब हम फंक्शन की बात करते हैं स्ट्रक्चर के बाद। अब फंक्शन जो है ना, एक एक फंक्शन जो है ना साइंटिफिक रीजन भी बनकर आता है। तो याद रखिएगा 3 फंक्शन डिस्कस करेंगे और ये तीनों फंक्शन जो है ये एक तरीके से साइंटिफिक रीजन भी है। जैसे यहाँ पहला फंक्शन है पावर हाउस ऑफ सेल। पेपर में आएगा व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो आपने यही बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट इज अ सेंटर
because it is the center which contain many enzymes which play an important role in the oxidation of carbohydrates, lipid, protein, due to which energy is released inside the cell. इसे पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मरकज है, ये सेंटर है जहां बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ऐसे एंजाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे एंजाइम जो लिपिड, ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन, इन सब की ऑक्सीडेशन करवाने की सलाहियत रखते हैं, और जब भी इनकी ऑक्सीडेशन होती है एनर्जी रिलीज होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंटर है जहां बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, इन तमाम चीज़ों की ऑक्सीडेशन करने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी भी रिलीज होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल का भी नाम दिया जाता है। दूसरा फंक्शन, सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी साइंटिफिक रीजन बनकर आता है, व्हाई द एग्जिस्टेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब जो किसी और का मोहताज ना हो, सेमी ऑटोनोमस का मतलब थोड़ा बहुत डिपेंड भी करता हो और थोड़ा बहुत डिपेंड ना भी करता हो। अब सेल के अंदर अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे ऑर्गेनेल दिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, इसी तरीके से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, तो ये कई ऑर्गेनेल अल्लाह ताला ने दिए। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को जो अल्लाह ताला ने मकाम दिया वो दूसरे ऑर्गेनेल के मुकाबले में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो मकाम है वो क्या है कि ये सेमी ऑटोनोमस है। दूसरे जो हैं वो पूरे के पूरे सेल पर डिपेंड करते हैं, वो तब डिवाइड होंगे जब सेल डिवाइड होगा। सेल जब डिवाइड होता है ना, एक से दो होते हैं तो ही वो डिवाइड हो सकते हैं, वरना वो डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को अल्लाह ताला ने अपना डीएनए, अल्लाह ताला ने इसके पास अपना डीएनए दिया इसको। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए, इसके पास अपना डीएनए। तो हमने कहा द एग्जिस्टेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड द सेल इज सेमी ऑटोनोमस बिकॉज द माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए। ये इसके पास जो अपना डीएनए, याद रखिएगा जिसके पास डीएनए होता है वो अपनी एक नस्ल से दूसरी नस्ल पैदा कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर चाहे तो सेल के अंदर एक से दो हो सकते हैं, भले सेल डिवाइड हो ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया एक से दो हो सकते हैं, दो से चार हो सकते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है। एंड इट कैन डिवाइड इनसाइड द सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन यानी सेल के डिवीजन का मोहताज नहीं है। ये सेल के अंदर चाहे तो अपनी मर्जी से, ये चाहे तो सेल के अंदर अपनी मर्जी से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो इसीलिए हमने इसे कहा सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस। सिर्फ ऑटोनोमस कहते हैं तो इसका मतलब इसको सेल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। सेल की जरूरत है ना, सेल के अंदर ही तो है ना, सेल के बाहर तो ये माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा, सेल के अंदर ही जिंदा रहेगा। हाँ, सेल के ऊपर डिपेंड भी करता है और बिल्कुल भी दूसरे ऑर्गेनेल की तरह 100% भी डिपेंड नहीं करता, मर्जी से थोड़ा बहुत डिवाइड हो सकता है। और इसके डिवाइड होने की वजह क्या है, इसके पास अपना डीएनए। ट्रांसमिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो मुंतकिल होता है सिर्फ और सिर्फ माँ के जरिए, याद रखिएगा। तो पेपर में वाक़ई पूछा जाता है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बाय मदर ओनली। सिर्फ माँ के जरिए वो क्यों ट्रांसफर होता है, तो आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी जाइगोट बनता है ना, गौर से सुनिएगा, जब भी जाइगोट बनता है तो क्या होता है, ओवम होता है और स्पर्म होता है। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। ओवम और स्पर्म दोनों आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये बन गया जाइगोट। अब जब फर्टिलाइजेशन होती है जिसमें स्पर्म और ओवम आपस में कंबाइन होते हैं, तो ओवम के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जबकि स्पर्म के पास होता ही नहीं है। ओवम के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ओवम के पास ये छोटे छोटे मैंने बना दिए माइटोकॉन्ड्रिया है, जबकि स्पर्म के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं। लिहाजा जो ये जाइगोट जो बन रहा है, इसके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आए, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ओवम से आए। तो ओवम कहाँ से आता है, मदर से आता है। लिहाजा अब क्या होगा कि भाई ये दोनों कंबाइन हुए, जाइगोट बना, तो जाइगोट में जो भी ओवम माइटोकॉन्ड्रिया ये सारे के सारे ओवम से आए। मतलब एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो माइटोकॉन्ड्रिया मुंतकिल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ माँ के जरिए मुंतकिल हो सकते हैं, फादर के जरिए वो मुंतकिल होने की सलाहियत नहीं रखते। तो अब देखो भाई, माइटोकॉन्ड्रिया इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बाय मदर ओनली because at the time of reproduction ovum have mitochondria but sperm do not have। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है सिर्फ और सिर्फ माँ के जरिए, क्योंकि रिप्रोडक्शन के टाइम पर
ओवम के पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बट स्पर्म डू नॉट हैव, स्पर्म के पास नहीं होते। ड्यू टू दिस रीजन इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बाय मदर ओनली। लिहाजा ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ और सिर्फ माँ के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो इस कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। याद रहे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।